हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकॉन टॉकीज पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नई आर्थिक नीति के ऊपर, जिसमें बहुत सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जिसमें पहला है लिबरलाइजेशन, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन, तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद बात करेंगे रिफॉर्म्स के बारे में। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। इसका डिजाइन मेनली मुख्य रूप से भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़ाने के लिए किया गया था। इस नीति का उद्देश्य यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का उद्देश्य था भारत की बंद राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था को एक खुली और बाजार आधारित व्यवस्था में बदलना। यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, बंद अर्थव्यवस्था थी, राज्य के अंदर नियंत्रित थी, और उसको एक खुली बाजार में यानी वैश्विक बाजार में खुले तौर पर अर्थव्यवस्था में बदलना था। इस नीति को तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लागू किया गया था। आर्थिक संकट 1990 के दशक की शुरुआत में भारत एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, जिसमें उच्च महंगाई यानी महंगाई बहुत बढ़ गया था, वित्तीय घाटे हो रहे थे, भुगतान संतुलन का समस्या आ गया था, और घटते विदेशी मुद्रा भंडार शामिल थे। इन स्थिति को गंभीरता से देखते हुए तत्कालीन सुधारों की आवश्यकता महसूस हुई। इसके जगह पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लागू किया गया। अब सुधार की आवश्यकता के ऊपर इसके बारे में बात करते हैं। इस संकट ने मौजूदा आर्थिक मॉडल में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की आवश्यकता को उजागर कर दिया। सरकार ने भी यह महसूस किया कि आर्थिक वृद्धि को प्रमोट करने के लिए यानी प्रोत्साहित करने के लिए विदेशी निवेश को आकर्षित करना आवश्यक है, और भारत में वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिक प्रभावी ढंग से एकीकृत करना भी जरूरी है। इन सभी को देखते हुए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लागू किया गया था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के मुख्य तत्व क्या क्या है, इन सभी के बारे में जानते हैं। पहला है लिबरलाइजेशन यानी विमुक्तिकरण। विमुक्तिकरण के अंतर्गत पुराने उद्योग के नियमों को हटाकर निजी क्षेत्रों के लिए एक अधिक अवसर प्रदान किया गया। यानी जो पुराने उद्योग नियम थे सरकारी, उसको हटाया गया और निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर के लिए अधिक अपॉर्चुनिटी दिया गया, तथा लाइसेंस राज को समाप्त किया गया। लाइसेंस राज मतलब होता था कि पहले उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए बहुत से सरकारी कामकाज और लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। इन सभी को समाप्त कर दिया गया, जिससे उद्योगों को आसानी से स्थापित करने में मदद मिला। दूसरा है विदेशी निवेश। विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया सरकार के द्वारा। और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मतलब एफडीआई, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तथा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दोनों को बढ़ावा दिया गया, जिसके कारण बहुत सारे उद्योग धंधे 1990 के दशक में भारत में बहुत सारे निवेश हुए। दूसरा किया गया निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन। सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों का निजीकरण किया गया। सरकारी कंपनी को विनिवेशित किया गया जिसमें निवेश नहीं किया गया, अर्थात उन कंपनियों को निजी कंपनियों के हाथ में सौंपा गया। जो भी सरकारी कंपनियां थी, बहुत सारे कंपनी को निजी हाथों में सौंपा गया, प्राइवेट हाथों में गया। उन कंपनियों की कार्य क्षमता में वृद्धि हुई और प्रोडक्शन में ही बहुत सारी वृद्धि हुई। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां का पुनर्गठन किया गया। कुछ सरकारी कंपनी का पुनर्गठन किया गया और उन्हें आज़ादी प्रदान की गई। जो भी गवर्नमेंट कंपनी थी, कुछ कंपनियों का फिर से जैसे पुराना कंपनी था उसको नया तौर से पुनर्गठित किया गया और उसको बहुत सारे छूट दिए गए। तो हमने जाना विमुक्तिकरण और निजीकरण के बारे में। अगला चलते हैं। अगला है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, जिसको हिंदी में कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, देशों के बीच व्यापारिक समस्याओं को कम करना और व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाने के लिए सरकार का यह पहल था, जिसमें कंपनियों और सरकारों द्वारा अन्य देशों में निवेश करना, जैसे कि एफडीआई यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और एफपीआई शामिल था।
वैश्विक स्तर पर एकीकृत वित्तीय बाजार और मुद्रा विनिमय की प्रक्रिया को आसान बनाया गया। चौथा है रिफॉर्म्स, यानी एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत क्या क्या सुधार किए गए इसके बारे में जानते हैं। इसमें बैंकों और वित्तीय संस्थान को मजबूत करने के लिए बहुत सारे सुधार किए गए। केंद्रीय बैंक जो जिसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसको अधिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। मुद्रा नीति को समायोजित किया गया और विदेशी मुद्रा को नियंत्रण को ढीला किया गया, यानी विदेशी कंपनियों को लोन देने के लिए या विदेशी कंपनियों को इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी नियम कानून थे, उन कड़े नियमों का कानून को आसान बनाया गया तथा भारतीय रुपए की विनिमय दर को नियंत्रित किया गया। जो भारत में विदेशी मुद्रा होती है उसको भारतीय रुपए में कन्वर्ट करने के लिए जो एक प्रणाली अपनाई गई थी उसको भी आसान बनाया गया। अगला है वाणिज्यिकता और व्यापार, कॉमर्शियलाइजेशन एंड ट्रेड। इसके बारे में जानते हैं। कॉमर्स व्यापार की नीति को उदार बनाया गया, यानी आसान बनाया गया, जिसमें आयात निर्यात लाइसेंसिंग सिस्टम को समाप्त किया गया। उदारीकरण के अंतर्गत जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते थे उसको लाइसेंस के द्वारा किया जाता था, तो उसमें लाइसेंसिंग सिस्टम जो था उसको समाप्त कर दिया गया कि बिना लाइसेंस के आप इंडिया के अंदर निर्यात कर सकते हैं और यहाँ के जो प्रोडक्शन होते हैं उसको बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। दूसरा है मुक्त व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जो भी समस्या आ रही थी उस सभी को एकदम कम कर दिया गया, जिससे भारत में उत्पादों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिला। यानी कि जो भी प्रोडक्ट भारत में बनते थे उनको विदेशी बाजार में पहुंचने का मौका मिला, जिससे भारतीय आर्थिक गतिविधियों को बहुत सारा मदद मिला। यानी भारतीय जो आर्थिक गतिविधियां थी वो पहले की तुलना में बहुत मजबूत हुई। छठा है विकासात्मक पहल, यानी डेवलपमेंटल इनिशिएटिव, यानी विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए इसके बारे में बात करते हैं। शिक्षा और कौशल का विकास। शिक्षा और कौशल का विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया था ताकि उस समय की डिमांड के हिसाब से श्रमिकों को, यानी जो मजदूर होते थे, उनको नई आर्थिक नीतियों के अनुकूल बनाया जा सके। यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत जिस प्रकार की मजदूर की आवश्यकता थी उसको उस प्रकार की शिक्षा और उस प्रकार के कौशल के विकास के लिए अधिक जोर दिया गया। अब संरचना में निवेश, यानी बुनियादी ढांचों के विकास के निवेश को बढ़ाया गया, जिसमें परिवहन, संचार, ऊर्जा क्षेत्र ये सभी शामिल थे। क्या उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे पॉइंट, जिस 6 पॉइंट पर हम लोग चर्चा किए हैं, आपको समझ में आया होगा। लास्ट में है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की उपलब्धियां क्या रही उसके बारे में जानते हैं। आर्थिक वृद्धि। एनईपी लागू होने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि देखी गई और जीडीपी दर में काफी सुधार हुआ और भारत को एक प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में मान्यता बढ़ी और भारत की जीडीपी दर में एक प्रभावी ढंग से सुधार हुआ और उसके बाद भारत को एक प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व स्तर पर मान्यता मिली। तो आज के वीडियो में हमने इतना ही जाना। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा।